So, dear students, we are going to start a very new, interesting and important chapter. कौन सा है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत डिटेल में आराम से हम लोगों ने कर चुके हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है बेटा, वो हमारे पास कौन सा आने वाला है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस पूरे चैप्टर में हम लोग लगभग डीएनए आरएनए के इर्द गिर्द घूमेंगे और काफ़ी डिटेल में डीएनए को जानेंगे। बेटा, डीएनए की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक जेनेटिक मटेरियल, ये तो आप लोग जानते ही हैं। आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है। फिर इन दोनों में से बेटर कौन सा है, क्या है, कैसे है, इन सब के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में जानना है। किसी भी जेनेटिक मटेरियल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फंडा होने चाहिए। एक तो भैया उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, यानी कि जेनेटिक मटेरियल के पास रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए। दूसरा, उसको स्लो म्यूटेशन दिखाना चाहिए, क्योंकि जब तक म्यूटेशन नहीं होगा ना बेटा, वेरिएशन नहीं आएगा। अगर बहुत ज़्यादा दिखाया जाए तो भी दिक्कत है, और दिखाता ही नहीं है तो भी दिक्कत है। इसलिए उसको स्लो म्यूटेशन दिखाना चाहिए। और तीसरा, उसको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए। मतलब उसके अंदर एक कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर इन्फॉर्म कर सके। अब इन्फॉर्मेशन को पास कर सके, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर पास कर सके। अब बेटा आगे बात क्या आती है कि हमारे पास डीएनए क्या है, तो आपके पास आता था डीएनए। सबसे पहला टॉपिक एनसीईआरटी का डीएनए। और डीएनए को डिफाइन करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन आप लोगों के पास जो एनसीईआरटी कहती है, इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अब यहाँ पर आप लोगों के पास कहानी बहुत सारी शुरू हो जाएंगी। इससे पहले कि आप लोग कंफ्यूज हों, मैं आपके सारे कंफ्यूजन स्टार्टिंग में दूर कर देता हूँ। आप लोगों के पास यहाँ पर 3-4 चीज़ें जो इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी, वो हैं आपके पास एक तो नाइट्रोजिनस बेस, एक आपकी न्यूक्लियोसाइड, एक आपका न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या क्या होते हैं? जिन बच्चों ने बायोमॉलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ा था उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी, पर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए एक छोटा सा रिकैप हम लोग फर्स्ट टॉपिक में कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा आप हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप के लीजिए। तो जो आपके पास नाइट्रोजिनस बेस हैं बेटा, ये आपके पास एक होता है प्यूरीन, एक होता है पाइरिमिडीन या पिरिमिडीन, जो भी आप बोलना चाहिए। आप लोगों के पास प्योरीन में हम लोग अगर बात करते हैं तो बेटा प्यूरीन के अंदर आपके पास आता है एडेनिन और बेटा साइटोसिन, और जो आपके पास थाइमिन है वो इधर आता है। एडेनिन और ग्वानिन जो आपके पास है ये इधर आते हैं, ठीक है। पाइरिमिडीन के अंदर या अभी याद रखने का तरीका बता दूंगा, साइटोसिन और थाइमिन। एक्चुअल में ऐसे याद रखिए, जहाँ पे वाई वाई आ रहा है ये पाइरिमिडीन, तो वाई आ रहा है तो हमारे पास ये पाइरिमिडीन में आएंगे, और बाकी हमारे पास जो है एडेनिन में आएंगे। बट ये आप लोगों के पास जो कंटेंट है ये डीएनए का कंटेंट है। देखो डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। यानी कि यहाँ पे जो वर्ड आ रखा है हमारे पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब जो हमारे पास डीएनए है उसमें तो प्योरीन और पिरिमिडीन का यही चीज होती है, लेकिन आरएनए के अंदर थाइमीन की जगह बेटा हमारे पास यूरेसिल रहता है। यानी कि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है, आरएनए में थाइमीन की जगह पर क्या होता है बेटा? यूरेसिल होता है। अब आप लोगों के पास हमेशा की बात है, जो A होगा वो T के साथ बॉन्ड बनाएगा और जो C होगा वो G के साथ बॉन्ड बनाएगा। यानी कि प्योरीन के साथ हमेशा क्या आएगा? एक पाइरिमिडीन आएगा। इसका मतलब आप लोगों के पास जहां पर भी A होगा यहाँ पर अगला उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा? T, और जहां पर भी C होगा वहां पर क्या बनेगा बेटा? हमारे पास G। ये किसके केस के लिए है? डीएनए के केस के लिए। लेकिन अगर यही चीज़ हमारे पास आरएनए आ जाएगा तो टी की जगह पर क्या आ जाएगा? यूरेसिल आ जाएगा। अगली बात जो आपको याद रखनी है वो ये है, एडेनिन जब भी हमारे पास थाइमीन के साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा तो ये डबल बॉन्ड होता है,
और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो बॉन्ड आते हैं बेटा, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड के आते हैं। तो आप लोगों के पास 4 तरीके के यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस, जैसे 5 होते हैं, 5वां कौन सा, यूरेसिल, बट हम लोग इन डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए के पास 4 तरीके के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। अब आप, हाँ जी, एडेनिन जब भी थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाएगा बेटा डबल बॉन्ड होगा, और साइटोसिन जब भी ग्वानिन के साथ बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड होगा, बस, हाँ दोनों। लेकिन यहाँ पे थाइमिन होगा ही नहीं आरएनए के केस में, तो बेटा वहाँ पे एडेनिन डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, यूरेसिल के साथ बनाएगा। ठीक है, अब बेटा आगे जो हमारे पास आता है वो आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड। बेसिकली बेटा अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो मेरे पास न्यूक्लियोसाइड का मतलब आप लोगों के पास एक पेंटोज शुगर, जो कि हमारे पास डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड का बनेगा या फिर राइबोज का बनेगा, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, एक पेंटोज शुगर, पेंटोज क्यों बोल रहा हूँ ये आपको समझ में आ जाएगा, प्लस एक नाइट्रोजिनस बेस। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजिनस बेस है तो वो आपका न्यूक्लियोसाइड है बेटा। लेकिन अगर आप लोगों के पास पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि अगर इन दोनों के अलावा फॉस्फेट ग्रुप भी आपका आकर जुड़ जाएगा तो वो किस चीज़ में मतलब क्या बनाएगा बेटा, फिर वो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। आइए देखते हैं कैसे एक न्यूक्लियोसाइड रहता है और कैसे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। अगर मैं बेटा न्यूक्लियोसाइड की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब हमारे पास 1 2 3 4 5 ये हमारे पास पेंटोज शुगर रहता है। लेकिन यहाँ पर सभी चीज़ बेटा कार्बन के नहीं होते, ये आपको याद रखना है। एक्चुअल में यहाँ पर एक ऑक्सीजन होता है, 5 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन। ऐसे रिंग को हम लोग फ्यूरेनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूरेनोज। और एक होता है आपका फ्यूरेनोज और पायरेनोज। पायरेनोज हम लोग जब ग्लूकोज पढ़ेंगे वहाँ पे आराम से देखेंगे। तो यहाँ पर आपके पास बेटा ये O ग्रुप हो गया। अब मान के चल लीजिए फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। पर मैंने कहा कि पेंटोज शुगर, तो भैया यहाँ पे 5वां कार्बन भी तो होना चाहिए था। एक्चुअल में 5वां कार्बन इस रिंग के बाहर होता है यहाँ पर। और यहाँ पर सभी कार्बन पर हमारे पास H और OH जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? HOH, HOH, ऐसे HOH, इसमें CH2OH। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये सब जुड़े होते हैं। लेकिन ये स्ट्रक्चर बेटा आप लोगों का टिपिकल RNA के लिए है। किसके लिए है? RNA के लिए। यानी कि अगर मैं राइबोज शुगर की बात करूंगा तो हमारे पास राइबोज शुगर कैसा होगा, जिसमें हमारे पास सब जगह पर OH और नॉर्मल कंडीशन होगी, कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं DNA के लिए पेंटोज शुगर लूंगा उसमें कुछ अंतर आने वाला है। वो अंतर क्या है? आइए अब देख लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर 2' पोजीशन पर OH है बेटा। नाम देखो ना, खुद ही बता रहा है ऑक्सीजन को D कर दो, हटा दो। तो कहाँ से हटना है ये जरूरी है। तो सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन हट जाता है। तो आपके पास जो DNA के लिए मॉलिक्यूल आता है डीऑक्सीराइबोज का, उसमें बाकी सब चीज सेम रहेगी बेटा। यहाँ से O गायब हो जाता है सेकेंड पोजीशन से। ठीक है, बाकी सारी वो चीजें सेम रहेंगी। तो फ्रॉम 2' पोजीशन the oxygen is removed when you are taking the DNase pentose sugar। तो डीऑक्सी क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसके सेकंड डैश से हमारे पास क्या हो जाता है, एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है। और इसलिए आप लोग उसका एक पेंटोज शुगर को हटा डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें से एक ऑक्सीजन गायब रहता है। अब हमारे पास अगर न्यूक्लियोसाइड बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, और न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो कैसे बनाएंगे बेटा? देखिए, न्यूक्लियोसाइड में तो आपके पास एक पेंटोज शुगर रहेगा और इसमें हमारे पास बेसिकली नाइट्रोजनस बेस कहाँ पर जुड़ता है, इसकी भी अलग कहानी होती है। तो बेटा ये कहाँ पर जुड़ेगा, इसकी पोजीशन फिक्स होती है। दरअसल पेंटोज शुगर जब हमारे पास प्यूरीन के साथ जाके जुड़ता है तो ना ये ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजनस बेस कहीं पे भी जुड़ जाएगा, नहीं।
प्यूरीन के पास जाकर ये 1, 3, 7 और 9 किसी भी पोजीशन पर जाकर जोड़ सकता है। लेकिन अगर पायरिमिडीन आप नाइट्रोजनस बेस लेते हैं यानी कि सी या टी में से, तो बेटा इसके केस में सिर्फ 1 और 3 पोजीशन पर जाकर जोड़ सकता है। अब ये 1, 3, 7, 9 कैसे आ रहा है सर? आपने तो कहा था सिर्फ 5 ही कंपाउंड हो सकते हैं, 5 कार्बन कंपाउंड है और 9 लाकर दिखा रहे हो। बेटा एक्चुअल में ये बाइसाइक्लिक या डाइसाइक्लिक होते हैं और ये सिर्फ मोनोसाइक्लिक होते हैं। बाइसाइक्लिक से मेरा क्या मतलब है? तो आप ऐसे समझिए 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सही कर लेना, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास अरेंज रहता है इनका स्ट्रक्चर, यानी कि अगर प्यूरीन पे अगर जुड़ना होगा तो इनमें से किसी पोजीशन पर जाकर आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा। 1, 3, 7, 9, 2, 4, 6, 8 पे नहीं जोड़ सकता, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और यहाँ पर बेटा सिर्फ किससे जुड़ेगा हमारे पास? पायरिमिडीन में 1 और 3 पोजीशन से जुड़ेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जोड़ सकता है। तो इस तरीके से आपके पास आपका एक न्यूक्लियोसाइड बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पेंटोस शुगर, मान के चल लीजिए ये रहा, और इसकी अगर फर्स्ट पोजीशन ये है तो आपके पास यहाँ पर आपका क्या जुड़ जाएगा? एक एडेनिन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोसाइड। लेकिन जब मैं इसी के अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूंगा तो मेरे पास वह स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बेटा? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में सिंपल सी बात है फॉस्फेट ग्रुप मिला देता हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, राइट। तो यहां पर आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई हैं कि आपके पास न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट इज इक्वल टू बन जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं ध्यान से देखता हूं, आप अपनी एनसीईआरटी देखिए प्लीज, मैं बना ही देता हूं। यहां पर देखो आपकी एनसीईआरटी ने अच्छा नीचे 1 दे रखा है, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से उठा सकते हो। यहाँ पर इन्होंने एडेनिन जोड़ रखा है ए, नीचे आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। बेटा याद रहे मेरी 5th पोजीशन ये आ रही है और मैंने आपको CH2OH यहाँ पर बनाकर दिखा रखा है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है? बेसिकली ऐसे CHH, अब मेरा यहाँ पर एक OH, न्यूक्लियोटाइड बना रहा हूँ तो मेरे पास 5th पोजीशन पर इसकी क्या आएगा बेटा? फॉस्फेट ग्रुप, यानी कि H3PO4। तो H3PO4 में आपके पास जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपके पास ये होता है, H3PO4 का स्ट्रक्चर ये होता है बेटा। अब आपके पास यहां पर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और ये POO और C ग्रुप, ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बेटा यहाँ से और आपके पास POO और C ग्रुप जुड़ जाता है। जब ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा यहाँ पर? आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, या कई बार इसे फॉस्फोडाइएस्टर भी बोलते हैं क्योंकि ऐसे हमारे पास और भी मॉलिक्यूल, ये वाला जो मॉलिक्यूल इधर जाके जुड़ता जाएगा तो ऐसे कहानी चलती जाएगी। तो फॉस्फोएस्टर या फॉस्फोडाइएस्टर अकॉर्डिंग टू द बुक, जो आपकी बुक में लिखा हो आप उसे मान सकते हैं, बट दोनों ही चीज़ें ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। अब मेरी कहानी, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड की हुई ना, ये तो एक न्यूक्लियोटाइड की हुई, क्या कि 1 पोजीशन पे क्या होगा बेटा मेरे पास? नाइट्रोजनस बेस, 5th पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। अब अगला अगर मुझे बनाना होगा तो मैं अगला कैसा बनाऊंगा बेटा? तो अगले के लिए जो इसका 3' पोजीशन है, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 है और ये मेरे पास 3rd पोजीशन है, यहाँ पर से फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। आप देखिए यहाँ पर P आपके पास अगले ग्रुप के लिए 3 का दिखाई दे रहा है, तो इस 3 से एक P अटैच हो रहा है फॉस्फेट ग्रुप, और ये P अगले वाले के ऐसे ही 5th वाले कार्बन के साथ अटैच हो रहा होगा और ये कार्बन की कहानी हमारे पास बाकी सारी क्या चलेगी? सेम चलेगी। यानी कि यहाँ पे हमारे पास A होगा, आपके पास कोई सा भी बेस पे हो सकता है, ATGC में से, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A ही हो, यहाँ पे TCG में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन कहानी वही रहेगी कि 1 पोजीशन पे नाइट्रोजनस बेस, 3 पोजीशन पे आपके पास क्या आ रहा है? फॉस्फेट ग्रुप आगे वाले के। लेकिन ये बॉन्ड कहाँ से बनाएगा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हमारे पास 5' पोजीशन। तो ये आपसे पूछा जाता है कि आप लोगों के पास फॉस्फोएस्टर बॉन्ड जो बनता है वो आपके पास किसका बनता है?
अच्छा, यहाँ पर याद रखिएगा बेटा, जो आपके पास नाइट्रोजनस बेस और इस वाले कार्बन पे जो बॉन्ड बनते हैं, इस वाले जैसे यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज थी, इस वाले लिंकेज को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नाइट्रोजन और हमारे पास कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा विद द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ही आएगा, ये भी यहाँ पर भी, तो ये आपके पास क्या बनाएगा बेटा, आपके पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं, क्या बनते हैं, तो दिस इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी लॉस होगा। और यहाँ पर जो बेस पेयर, ये हमारे पास बेस पेयर कह रहा हूँ, पेन कौन सा था बेटा, नाइट्रोजनस बेस, नॉट बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनेगा, ये कौन सा बनेगा हमारे पास, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से आपके पास ये एक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का और ये न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, इरविन शेरगेफ। कौन थे, इरविन शेरगेफ। इरविन शेरगेफ ने एक रूल बोला था, उन्होंने कहा था द रेशियोज बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन। बेसिकली आप ऐसे समझिए, किसी भी कंपाउंड में जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा और जितना साइटोसिन होगा उतना ही ग्वानिन होगा। ठीक है, अब आप लोगों को अगर कह दे कि किसी कंपाउंड में 20% एडेनिन था, आपसे किसी कंपाउंड में कह दिया कि 20% एडेनिन था, तो बताओ बाकी का कितना होगा। तो आप लोग आराम से निकाल लेंगे इस रिलेशन को यूज करके कि भैया 20% अगर एडेनिन था तो इतना ही थाइमिन होगा और बाकी बचा हुआ 60% वो हमारे पास साइटोसिन और ग्वानिन का होने वाला है। तो वो 60% साइटोसिन और ग्वानिन का है, तो इसका आधा कर देना भैया, 30-30 उसका हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग आराम से निकाल सकते हैं और आप लोगों के पास ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जहाँ पे एडेनिन होगा वहाँ थाइमिन होगा, जहाँ पे साइटोसिन होगा ये हमारे पास ग्वानिन होगा। तो द प्यूरिन इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द प्रिमिडिन। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास आता है। अब यहाँ पर देखिए द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, बेसिकली बात तो यही है ना, एडेनिन एंड थाइमिन का रेशियो इज इक्वल टू साइटोसिन और ग्वानिन का रेशियो, और ये हमेशा 1 ही आएगा। ये तो आप देख ही चुके भाई, जितना एडेनिन आया इतना 20% ही आया, साइटोसिन जितना था इतना ग्वानिन आया। तो ये वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आती है। और स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इसकी लिंकेज मेरे को बताओगे, 3-5 लिंकेज दिख रही है आपको साफ साफ। ये वाली जो लिंकेज है हमारे पास 5 पे हुई और फॉस्फो की जो लिंकेज अगली कौन सी है, 3 पे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड टू OH- 5th carbon, a corresponding nucleotide is formed. 2 nucleotides are linked through 3' to 5' phosphodiester linkage. ठीक है, तो आपको अब 3' और 5' का खेल सारी चीज़ समझ में आ गई है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी इसमें ऊपर बेटा आपके पास ना एक चीज़ है DNA की, जो आपके पास बेसिकली वो दे रखी है। एक बार उस लाइन को समझ लेते हैं, क्योंकि उस लाइन का खेल सारा हम लोगों को आगे समझ में आएगा। इसने बोल रखा है DNA इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जहाँ पे द DNA हेडिंग है, और द लेंथ ऑफ DNA इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और अ बेस और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, यानी कि पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को आप क्या बोलेंगे, बेस पेयर। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज रेफर्ड टू एज बेस पेयर। और आप लोगों के ऊपर है, या तो आप किसी के भी न्यूक्लियोटाइड बता दो या उसके बेस पेयर, तो आपके पास अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल फॉर्म 1 बेस पेयर। ठीक है, अब यहाँ पर कहानी आती है कि आप लोगों के पास एक स्पेसिफिक बेस पेयर और स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स हर एक ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना है। जैसे अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँगा, तो ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट में 3.3 × 10⁹ बेस पेयर रहते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड कंटेंट में, डिप्लॉइड में कितने हो जाएंगे, 6.6, मतलब डबल कर देना, × 10⁹ तो यहाँ पर आपको ये डेटा याद रखना है कि किस में कितना होता है। जैसे इसने बोल रखा है एक बैक्टीरियोफाज है, तो बैक्टीरियोफाज नोन एज 5 × 174, तो बैक्टीरियोफाज का नाम क्या दे रखा है, 5174। इसके आपके पास बेस पेयर न्यूक्लियोटाइड कितने दे रखे हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो इसमें बेस पेयर कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए, बैक्टीरिया के, अब देखो बैक्टीरिया के आप लोगों को 48502, ये किस बैक्टीरिया के हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के। लैम्डा के आपके 48502 बेस पेयर दे रखे हैं, इस बार न्यूक्लियोटाइड नहीं दिया।
तो डेटा ये आपको याद होना चाहिए कि भैया इसमें कितने बेस पेयर है और कितने न्यूक्लियोटाइड है। ई कोलाई के 4.6 × 10 की पावर 6 बेस पेयर और ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट के हमारे पास इतने सारे हैं। अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको कराएंगे कि जहाँ पे पैकिंग हम लोग करेंगे वहाँ पे हम लोग आराम से देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से चलती हैं। तो अभी मैंने जो आपको समझाया वो क्या था कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये सारी चीज़ें हमारे पास किस तरीके से चलेंगी, कैसे पेंटोस शुगर से अटैच होगा, कैसे न्यूक्लियोसाइड अटैच होगा, कैसे न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक लाइन है द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब ये न्यूक्लियोटाइड ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे तो हमारे पास क्या होंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हो जाएगा भाई, एक न्यूक्लियोटाइड 2 3 4 10 ऐसे। लेकिन इनकी बैकबोन कौन बना रहा है, यहाँ पर देखिए, इट इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर कौन सा है बेटा हमारे पास, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, ये इसकी बैकबोन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो डीएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए एक एसिड सब्सटेंस था और यहाँ पर इसको न्यूक्लियन नाम दिया। देखो यहाँ पे आपको देखा डीएनए एज एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मीशर 1869 में, और उन्होंने इनको डीएनए ना बोलकर क्या बोला था, न्यूक्लियन बोला था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। न्यूक्लिक एसिड जो टर्म दी थी वो ऑल्टमैन ने दी थी, याद रहे। न्यूक्लिक एसिड जो टर्म दी थी, यानी कि डिस्कवरी तो इन्होंने करी थी हमारे पास, लेकिन मीशर ने, फ्रेडरिक मीशर ने डिस्कवरी करी थी, लेकिन जो नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड का वो किसने दिया था, ऑल्टमैन साहब ने दिया था। ठीक है, तो आपकी एनसीईआरटी इतना ही कहती है। आगे हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दिक्कतें थी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा अच्छी थी नहीं, तो भैया डीएनए के स्ट्रक्चर देखना आसान नहीं था। 1953 में 2 साइंटिस्ट आए, वॉटसन और क्रिक। उन्होंने फेमस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया जिसके अकॉर्डिंग डीएनए के कुछ सैलिएंट फीचर्स होते हैं, और वो सैलिएंट फीचर्स क्या होते हैं वो हम लोगों को इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सैलिएंट फीचर सबसे पहला, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन is constituted by sugar, phosphate and the bases project inside। कहना क्या चाह रहा है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि एक तो ये हो गई, एक और आएगी, अभी आ रही है, धीरे धीरे आएगी। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब ये कह रहा है कि बेसिस यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। इस लाइन का क्या मतलब है बेटा, अगर ये इस तरीके से अटैच है ना, जो दूसरी चेन आएगी ना उसको आपको उल्टा करना पड़ेगा, अपराइट शिफ्ट कर दो, यानी कि जैसे ये आप इसको ऐसे नहीं बना सकते कि ए इसका, नहीं, इसको उल्टा बनाना पड़ेगा बेसिकली। तो आप कैसे बनाओगे, ऐसे, ये नीचे आ जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, तो इसका जो हमारे पास ए आएगा वो ये आएगा। तो बेसिकली जो बेस है नाइट्रोजनस बेस, ये प्रोजेक्ट अंदर की तरफ होते हैं। तो चेन में जो आपके पास पहली लाइन है, इसका मतलब ये है कि जब आपके पास चेन बनेगी इसके, तो इसका जो बेस आएगा ये अंदर की तरफ शिफ्ट होगा, इसलिए जो टोटल बेस है क्या होंगे, दे विल प्रोजेक्ट इनसाइड। फर्स्ट लाइन क्लियर है हेलिक्स मॉडल की। दूसरा मॉडल देखिए, द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी। एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी को देखने के लिए आपको आपका पेज पलटना पड़ेगा, जहां पर आपके सामने ये डायग्राम दे रखा है और इसमें दिखा रखा है डबल स्ट्रैंडेड मॉडल। अब यहाँ पर एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी को अगर आप देखेंगे तो ऊपर तो बेटा यही कहानी थी, मेरे पास यहाँ पर 5 प्राइम था, राइट, ये 5 प्राइम से इधर की तरफ 3 प्राइम आ रहा था, राइट। लेकिन जो नीचे वाली चेन अगर आप देखोगे, जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है इसमें उल्टा है, इसमें ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम दे रहा है। ठीक है, तो नीचे वाले चेन में अगर ये 5 प्राइम से 3 आ रखा होगा, तो नीचे वाले चेन जो होगी उसमें कितना आएगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोजीशन जाएगा, और इसीलिए कहता है दे हैव एंटी पैरेलल प्रॉपर्टी। तो ऊपर वाले चेन में कौन सा एंड फ्री रहेगा बेटा, हमारे पास 3' एंड फ्री रहता है, जहाँ पे आके फर्दर मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। लेकिन नीचे वाले एंड में कौन सा फ्री रहेगा बेटा, हमारे पास 5 प्राइम एंड हमारे पास उसमें जो है फ्री रहता है। नेक्स्ट कहता है द बेसेस आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एडेनिन फॉर्म्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सिमिलरली दिस इज फॉर्म एंड दिस जनरेट्स द यूनिफॉर्म डिस्टेंस। ये मैं अभी आपको बताऊंगा जब आगे पढ़ाऊंगा यूनिफॉर्म डिस्टेंस वाला पॉइंट को, अभी 1 मिनट रोक के रखिए, इसलिए मैं जो है आपको आगे बताऊंगा। हाँ जी, ऐसे बोल देना। बात बताओ। हाँ, उसके अंदर आपने स्ट्रक्चर बनाया, किसके अंदर बेटा, ये वाला। हाँ, इसके अंदर आपने 3 पे फॉस्फेट लगाया, यहाँ पर 3 पे फॉस्फेट, क्योंकि ये 3' फ्री था। अब इस फ्री पे आके फॉस्फेट जुड़ेगा सिर्फ
और ये फॉस्फेट अगले वाले न्यूक्लियोसाइड के, ये तो न्यूक्लियोसाइड है बेटा, अगर आप फॉस्फेट डालते तो न्यूक्लियोसाइड है। मुझे चीज ही पूछनी है। हाँ। तो ये तो नॉर्मल समझ जाएगा। हाँ जी। अब आप इसे ए के रिस्पेक्ट में थर्ड है, ए के रेस्पेक्ट में 1 2 3, ए के रेस्पेक्ट नहीं, हाँ मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आपका ये जुड़ गया है। आपने फर्स्ट पोजीशन में ए माना। हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास पीरियड होगा तो आपके पास 1 3 7 9 किसी भी पोजीशन पे जुड़ सकता है। अब ये रुक जाओ, वहाँ आपने फिफ्थ पोजीशन पे सी के साथ लिंकेज किया, ये इसकी करी है मैंने फॉस्फेट की, पीछे आओ, पीछे आ गया, और पीछे इसके पीछे ये बंद हो गया। सी पांचवा, ए के रिस्पेक्ट में पांचवा का है ये और क्या 1 2 3 4 5, ये तो बेटा ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे तो है ही नहीं। 1 2 3 4 और 5 कार्बन यही तो है, ये तो ऑक्सीजन होता है, ये तो ऑक्सीजन होता है, ये तो मैं सबसे पहले समझाया था। तो मुझे जो लेना है ए के रिस्पेक्ट हमारे N2 बेस के रिस्पेक्ट में। हाँ जी, N2 बेस के हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। फोर्थ पॉइंट देखिए आपके डीएनए के हेलिकल मॉडल का जो आपको दे रखा है, द 2 चेन्स आर कॉइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। एक्चुअल में ये जो बात कर रहा है, ये हमारे पास जो मेन जो ह्यूमन में डीएनए मिलता है उसकी बात कर रहा है। देयर आर सम डीएनए एज वेल जिनमें लेफ्ट हैंडेड कॉइलिंग भी होती है, उसके बारे में मैं आपको अभी बता देता हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, बस पहले एनसीईआरटी कवर कर लें, फिर एक्स्ट्रा मटेरियल हम लोग आगे लेते रहेंगे। वेल ये कहता है द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, यानी कि अगर मैं डीएनए का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, पहले तो ध्यान सुनना बेटा, डीएनए का स्ट्रक्चर जो हम लोग ऐसे करके यूं बना देते हैं, ये गलत है। एक्चुअल में क्यों गलत है पहले इसी से सुनिए। डीएनए कहीं पे भी ऐसे इंटरसेक्शन नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि काटा नहीं है, एक के ऊपर एक लूप तो है बट ये कहीं पे भी काट नहीं रहा है, ठीक है, एक के ऊपर एक लूप है। अब जो ये वाली चीज़ है ये डीएनए बन सकता है, तो आपके पास जब डीएनए की अनवाइंडिंग होगी ना, धीरे धीरे ऐसे होगी, ये खुलेगा पहले धीरे धीरे, फिर ये खुलेगा, फिर ऐसे खुलेगा, फिर तब जाके ये खुलेगा, तो ऐसे कॉइलिंग बहुत सारी है, ठीक है। तो हमारे पास जो डीएनए है वो बेटा बेसिकली ऐसे है, अब इसे कितना ही आप घुमा दो बट ये एक दूसरे का काटा हुआ कहीं नहीं है। आप ऐसा समझिए कि जैसे जीने आपस में एक साथ चलते हैं, वो पैरेलल वाले जो जीने होते हैं उस तरीके पर है। अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देख पाएंगे तो एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अब मैं इसे काटना नहीं चाहता तो बेटा मेरे को जो है इसके बनाना पड़ेगा डबल स्ट्रैंड, एक पैरा बना देता हूँ, ये हमारे पास आएगा। अब ये काटा नहीं है बेटा यहाँ पर, ठीक है, समझ पा रहे हो आप, कटेगा कहीं नहीं, कहीं आप काट के दिखा दो, नहीं, ये दोनों चलेंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर ही, बट दे वोंट कट ईच अदर किसी पॉइंट में। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि इस पॉइंट से लेकर ये वाले पॉइंट से और ये वाले, ये पिच है और इसकी लेंथ आपको कितनी दे रखी है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम बोल दीजिए, ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम आपके पास, सॉरी 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 नैनोमीटर तो आपके पास पूरे उसकी दे रखी है ना, 0.34 नहीं बेटा 3.4 आपके पास दे रखी है, पूरे पिच की लेंथ आप देखेंगे तो 3.4 आपके पास पूरे हेलिकल की लेंथ है, तो एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास 34 एंगस्ट्रॉम आएगी, राइट। अब ये पूरा एक हेलिक्स है, एक पिच है, नहीं नहीं बेटा रुक जाओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू आपके पास इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक ग्रुप बनता है, शैलो ग्रुप, मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके पास ऊपर से लेकर नीचे तक का ये वाला जो पोर्शन है, अब मेरे एनसीईआरटी डायग्राम इतने अच्छे नहीं बनेंगे, यहाँ से अगर मान लीजिए तो ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये वाला जो ग्रुप है ये आता है हमारे पास मेजर ग्रुप जो ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। और ये अंदर की तरफ जो फोल्ड जिसके अंदर जाता है, ये वाले से लेकर जो अगला वाला ग्रुप आएगा जो कि मेरा यहाँ पे आया नहीं है, जो अगला वाला ग्रुप आएगा वो मेरे पास क्या रहेगा माइनर ग्रुप। माइनर ग्रुप के पीछे भी 10 बेस पे रहेंगे, उसमें कोई अंतर नहीं है, यानी कि पिच दोनों के बराबर है, बस वो मेजर और माइनर किस चीज के बेस पे दिया जाता है, कॉइलिंग के बेस पे दिया जाता है, ठीक है। और इनके बीच में अगर मैं बात करता हूँ 10 बेस पेयर है, यानी कि एक पूरे हेलिक्स में कितना बताया गया है आपको 34 एंगस्ट्रॉम बताया गया है। तो अगर 10 बेस पेयर है तो एक के बीच में इनके बीच में डिस्टेंस कितनी होगी बेटा
3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दिस इज हाउ द डिस्टेंस बिटवीन द टोटल इसका और बिटवीन द बेस पेयर्स। ये आपसे पूछा जाता है। तो 3.4 एक बेस पेयर के दूसरे पेयर में, बट पूरा ये एक ग्रूव है। उस ग्रूव में आपके पास एक तरफ कितनी लेंथ होगी उसकी, पूरे हेलिक्स की लेंथ है। ठीक है, इतना सा को हेलिक्स नहीं बोलते बेटा, हेलिकल ये है, एक हेलिक्स ये, तो ये आपके पास 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, ये चीज़ कंफ्यूज ना हो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में हो जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए लास्ट में, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। यानी कि इसका ये जो एक बेस पेयर है बेटा, इट स्टैक्स ओवर द अदर, लेकिन ये डबल हेलिकल है, मतलब इसके ऊपर जो पीछे से आ रहा होगा ना, वो पीछे वाले का होगा। मतलब ये आप समझिए 3D में समझिए, यानी कि एक अगर इस तरीके से आ रहा है तो इस वाले ऐसे बनता नहीं है, बता रहा हूँ। इसका जो बेस पेयर है इसके पीछे भी एक और होगा, इसके पीछे भी एक और होगा। अब इसका फायदा क्या है, इन एडिशन टू द हाइड्रोजन बॉन्ड जो इसमें बन रहा होगा, पीछे वाला जब बिल्कुल डबल बॉन्ड, वो भी दो आ गए ना बिल्कुल एक जगह पर, तो इससे स्टेबिलिटी आती है। तो देखो एनसीईआरटी की लाइन ये लिखती है, दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर। तो ये भी आप लोगों के लिए हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। अब एनसीईआरटी में एक पेज पीछे पलटिए जरा, और जहां से ये नया पैराग्राफ शुरू हुआ था, द बेस पेयरिंग कन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी। यहाँ पर बेटा आप लोगों को इसके बेस पे कुछ चीजें समझनी है। अब मैं सिर्फ एक एक स्ट्रैंड बनाने जा रहा हूँ, एक इसका और एक इसका। ठीक है, अब ये मान के चलो यहाँ से हटेगा, ये वाला स्ट्रैंड यहाँ से हटेगा। अब ऐसे ही नहीं खुल जाता है, इसको खोलने के लिए ना एनर्जी वगैरह लगती है, तो ये हट रहे हैं बेसिकली, राइट। ये वाले जो स्ट्रैंड है ये हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पहले के, जिनको हम लोग पेरेंटल स्ट्रैंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड। जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसकी वजह, बेसिकली आपने इन दोनों को हटा दिया तो इसके पास मान के चलो A, T, C, G था। अब इसके A ने इसके साथ यहाँ पे किसके साथ पेयरिंग करी होगी? T। इस T ने A के साथ करी होगी, इस T ने G के साथ, इसके साथ G, ऐसा कुछ हुआ होगा। अब जब आप रेप्लिकेशन देखोगे तो होगा क्या बेटा कि आपके पास इस वाले प्राइम पर, यानी कि ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, इसके प्राइम पर कुछ नया स्ट्रैंड बनेगा और ये A इसके साथ कोडिंग करेगा। तो ये A क्या बनाएगा? T, ये T क्या बनाएगा? C, G। तो ये आपको दिख रहा है ना कि ये वाला जो नया कोडिंग है इसको हम लोग बोलेंगे डॉटर स्ट्रैंड। ये नई कोडिंग किस पे होगी? डॉटर स्ट्रैंड पे होगी। अब डॉटर स्ट्रैंड में एक तरफ कॉन्टिन्यूअस होती है और एक तरफ डिसकॉन्टिन्यूअस होती है। ये हम लोग जब रेप्लिकेशन में पढ़ेंगे तब जाके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स नाम की चीजें होती हैं, उसको मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेके आऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अभी हम लोगों के लिए इतना जरूरी है कि पेरेंटल स्ट्रैंड और डॉटर स्ट्रैंड क्या है। जो टेम्पलेट ये वाले हैं पहले वाले, उनको पेरेंटल स्ट्रैंड, नए टेम्पलेट्स जो बनेंगे वो कोडिंग करेंगे और आगे के लिए जिनको हम लोग क्या बोलेंगे? डॉटर स्ट्रैंड्स। ठीक है, और आप लोगों के पास अब जो चीज बचती है, स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाऊं या फिर आप बना लेंगे? डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, बुक से समझा दूं? चलेगा, बना लेंगे। एक बार समझ लीजिए, वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, यही है, हाँ यही है। अब इसको अंदर से प्रोजेक्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर ए मान के चलिए T था, मान के चलिए ये वाला T था, तो अब इस A और T के बीच में भी आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये डबल बॉन्ड है। फिर ये आगे जाएगा आपके पास ऐसे ही, फिर यहाँ पे अगर मान के चलिए आपके पास C था सपोज कीजिए, तो यहाँ पर आपके पास G से बनाएगा, तो C और G के बीच में आप देखोगे तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो ये आप देख लीजिए ATCG के जो आपके पास बेसिस हैं, ये किस तरीके से आप लोगों को चलाने हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कितना होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक एडिशनल चीज़ जो आपके एनसीईआरटी में दे रखी है, द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ DNA सिंप्लिसिटी इन एक्सप्लेनिंग, कुछ नहीं, यहाँ पर देखो, very soon Crick proposed the central dogma in molecular biology. What is meant by this term central dogma? बेटा सेंट्रल डोगमा का अगर मैं बात बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि इंफॉर्मेशन एक तरफ से ही ट्रेवल करती है। इंफॉर्मेशन एक तरफ से ही ट्रेवल करती है और एक तरफ से ट्रेवल करने के लिए सीक्वेंस होता है। डीएनए के ऊपर आपको दिख रहा है एक सर्कुलर पाथ इसने बना रखा है। डीएनए के ऊपर उन्होंने क्या कर रखा है? ऐसे सर्कुलर पोर्शन बना रखा है, यानी कि कई जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि आपका डीएनए से डीएनए बन जाए। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन।
डीएनए से आरएनए बनेगा उसको हम लोग कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए जब आरएनए जाएगा तो हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन जब आएगा तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर आप देखिए सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस इसी को बोलते हैं, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ होती है, कुछ वायरसेस जैसे कि एड्स का वायरस है, इसमें इंफॉर्मेशन उल्टी जाती है, यानी कि आरएनए से डीएनए बनता है उनके केस में। आप लोगों को याद होगा अभी जब कोरोना वायरस का इतना बड़ा प्रकोप आया था तो उसमें आया था भैया टेस्ट कराओ, और टेस्ट कौन से हो रहे थे, आरटी-पीसीआर टेस्ट। याद है आप लोगों को कहा होगा भैया आरटी-पीसीआर टेस्ट कराओ। अब ये आरटी-पीसीआर क्या था, एक्चुअल में कुछ नहीं था, क्योंकि कोरोना क्या है, एक वायरस है। तो ऐसे कुछ वायरस होते हैं जिनमें कहानी आरएनए से प्रोटीन या डीएनए से आरएनए नहीं बनता, उनमें क्या बनता है, आरएनए से डीएनए, यानी कि उल्टा जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन उल्टा हो गया है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ये क्या आया था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यहाँ पर इस प्रोसेस का नाम था क्योंकि कुछ वायरसेस के अंदर जो कहानी है वो उल्टी फ्लो होती है। कैसे, उनका आरएनए से डीएनए बनता है। ऐसा ही एक वायरस आपका एड्स का वायरस भी होता है जिसमें ये कहानी आपकी देखी जाती है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ईयर मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, 1921 या 29 में से एग्जैक्टली याद नहीं है, ईयर आप चेक करें ना, बट किसने दिया था, टेमिनी एंड बाल्टीमोर ने दिया था। टेमिनी एंड बाल्टीमोर ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का फंडा दिया था। अन्य कहा था कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन उल्टी जाती है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, आप देख चुके हैं, और इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और इसके साथ ही आपके पास जो अगला टॉपिक है पैकिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।